Good morning, students. Today we will start a new topic, Coulomb's law. Yesterday in previous topic we have discussed the properties of charge. Charge की property पढ़ी है students. Hope you have watched the video. पूरा video आपने देखा होगा उसको और उसको समझाया. अगर आप पूरा वीडियो देखें स्टूडेंट, एक चीज़ पहले थोड़ा आपको क्लियर करें कि पूरा वीडियो आपको वॉच करना पड़ेगा, तब आप दूसरा टॉपिक ज़्यादा समझ में पाएंगे. और अगर वॉच करेंगे पूरा, थोड़ा MB आपकी ज़्यादा खर्च होगी, लेकिन अगर आप टॉपिक समझ जाएंगे तो ब्रेन में आपके जो MB नॉलेज का जो MB है वो ब्रेन में इंक्रीज हो जाएगी. और उसी को अगर आप स्टूडेंट्स, अब आप नॉलेज मिल जाएगी आपको, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप नॉलेज से जॉब मिलेगा आपको तो पॉकेट की MB बढ़ जाएगी उस समय. तो इसलिए इसको ज़्यादा देखिए, 2 बार 3 बार जब भी देखना पड़े आप उस स्टाइल से देखिए कि आपको पूरा समझ में आए. पहले से दूसरे को लिंक करेंगे तब समझ में आएगा. अभी बहुत से टॉपिक्स ऐसे आते रहेंगे, अभी बहुत बिगिनिंग है, तो अभी इसको आप अभी से एंजॉय करेंगे तो आपको आगे का कोर्स बहुत ज़्यादा समझ में आएगा. क्योंकि आगे थोड़ा टफ होते जाता है, तो अगर आप बेसिक्स समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए फिजिक्स से जो यही कोई टफ नहीं है फिर उसको. तो इसलिए उस ट्रेंड में पढ़िए और होप यू विल बी जस्ट वॉचिंग दैट. वॉच तो करिए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप उसको भी करिए, तब जाके चैनल्स में हमारा भी आगे उसको इनहेंस कर पाएंगे. तो उस चीज़ को देखिए, आप थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, पूरा वॉच करके. अब यहाँ पर कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले इसका कंपैरिजन क्योंकि 11th के न्यूटन्स लॉ से करते हैं. न्यूटन्स लॉ को पढ़ते हैं. न्यूटन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा ब्रीफ मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ब्रीफिंग समझ लीजिए उसका. जिसको समझ में आता है, जिसने पढ़ा है उसको तो पढ़ाइए, बेसिक्स पढ़ा है तो वैसे एंजॉय करेंगे. तो दिस इज, उसमें क्या है, द फोर्स बिटवीन द टू हेवनली बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. न्यूटन सेड the force between the two heavenly bodies is directly proportional to product of their masses, or F is also proportional to, inversely proportional to the square of the distance between them. F is proportional to the product of their masses and F is proportional to inversely proportional to the square of the distance between them. तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं, G m1 m2 upon r square, and this G is called gravitational constant. Or this is now understand that student, when an apple fell upon the हेड ऑफ न्यूटन के सर पे अगर जब एक एप्पल गिरा था तो उसे न्यूटन ने इसको थिंक नहीं किया. वहाँ पर न्यूटन वाज द साइंटिस्ट दैट टाइम. ही थॉट कि व्हाई दिस एप्पल फेल अपॉन द हेड, नीचे को ही क्यों गिरा. अब यही अगर एप्पल हम लोगों के सर में गिरता तो यहाँ पर पकड़ के खा जाता है. तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द when we deeply understand the thing or when we just only take it very not seriously. अगर सीरियसली नहीं लेते हैं तो पकड़ के खा लेंगे एप्पल को, लेकिन अगर हम उसको सीरियसली लें तो यहाँ पर ये इस सीरियसनेस से इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी एक कॉन्सेप्ट आया इस समय. इस सीरियसनेस का इफेक्ट है साइंस को, सीरियसनेस. और अगर साइंस को हम जनरल ले लेंगे कि सेब गिर गया खा लिया, तो वहाँ से कोई कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं भाई. ऐसे साइंटिस्ट बनते हैं फिर आगे. तो यहाँ पे F is proportional to m1 m2 upon r square, g m1 m2. दिस टाइम अंडरस्टैंड. अब ये यहाँ पर हम जब कूलम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो इन प्लेस ऑफ मासेस, यहाँ पर मासेस की जगह चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स. अभी कंपैरिजन करें दोनों में क्या डिफरेंस है. तो कूलम्स सेड q1 q2, suppose the two charges are kept at a distance r. what Coulomb said, द फोर्स ऑफ, यहाँ पर क्या मासेस जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. न्यूटन्स लॉ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली. मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यही कंपैरिजन में डिफरेंस है. अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है स्टूडेंट और रिपल्सन भी हो सकता है. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. This is said by Coulombs. तो क्या डिफरेंस लगा. It is a force of attraction और this is the force of this may be the force of attraction or repulsion. कैसे हो सकता है force और repulsion? If the similar charges होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं,
और दोनों निगेटिव हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यू नो बेटर दिस, टू अपोजिट चार्जेस रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर वन इज पॉजिटिव चार्ज, द अदर इज नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। F is proportional to Q1 Q2 upon R square, and sorry, F is proportional to Q1 Q2, F is proportional to 1 upon R square, hence F will be proportional to Q1 Q2 upon R square. So F is proportional to Q1 Q2 upon R square. Now here when we removed this G here, G को रिमूव किया था, यहाँ पर सॉरी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया तो G आया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। Now here a constant is used, that is F is equal to K small k Q1 Q2 upon R square. So this is a constant here. अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पर K is equal to 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है स्टूडेंट से, नॉट मीन्स यहाँ पर एनओटी नहीं है इसका, अरे नॉट कहेंगे तो सब नॉट मीन्स एनओटी लिख देते हैं, तो नॉट नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट। अंडरस्टैंड कि नॉट मीन्स ये NAUGST होता है, नॉट जो है इट मीन्स जीरो वन, एप्सिलॉन नॉट मीन्स एप्सिलॉन जीरो, नॉट NAUGST नॉट, यहाँ पर नॉट मीन्स जीरो, इट्स नॉट दैट इज नॉट मीन्स एनओटी नहीं है यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट होता क्या है इसको समझिए स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। So I'm writing here permittivity of free space. Free space इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिट मीन्स तो यू नो परमिट मीन्स अलाउ होता है, टू अलाउ समथिंग। फ्री स्पेस मीन्स व्हेन देयर इज नथिंग। यहाँ पर जैसे देयर इज नथिंग बिटवीन द टू चार्जेस, तो इस समय क्या स्पेस जो है इसको अलाउ कर रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक्स, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस होती है। और एक मैंने क्वेश्चन और पूछा था स्टूडेंट्स आप लोगों से कि पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं, कितने लोगों ने आप लोगों ने इसको सर्च किया, नहीं किया है अगर तो नेक्स्ट टॉपिक में आई विल डिक्लेयर दिस, क्योंकि सब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज तो वैसे मूवमेंट करता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को हम स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं, जबकि निगेटिव का सारा हम ले रहे हैं, निगेटिव से लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का पूरा मूवमेंट जब लेते हैं, करंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड लिया जाता है। दिस इज ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, अगर आपको आता होगा तो यू कैन राइट द, यू कैन सेंड द योर आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें भेज सकते हैं। अगर किसी को आता है, नहीं आता है तो आई विल टेल दिस लेटर आफ्टर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिट मीन्स टू अलाउ, तो फ्री स्पेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ कर रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे, इसको आप स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जहाँ रोड्स में ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में जब यू मस्ट हैव सीन, जहाँ पर ये जो चौराहे वगैरह होते हैं ट्रैफिक पुलिस होती है, तो अगर वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो जो व्हीकल्स हैं वो इधर उधर बिना परमिशन के मीन्स को उस समय फ्री स्पेस इज अलाउइंग देम, फ्रीली जा रहे हैं लोग तो फ्री स्पेस इज अलाउइंग देम। तो समय ऐसे यहाँ पर भी अगर देयर इज नथिंग, वैक्यूम मीन्स फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम है, तो देयर इज नथिंग, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कौन अलाउ कर रहा है इस समय, फ्री स्पेस कर रहा है। जैसे बताया ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं तो पब्लिक ऐसे चले जाएगी, लेकिन अगर वहाँ ट्रैफिक पुलिस आ जाती है, जब ट्रैफिक पुलिस आती है तो फिर ट्रैफिक पुलिस अलाउ करती है। तो दोनों में डिफरेंस समझना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, और यहाँ पर अगर कोई मीडियम रख देंगे, इफ यू जस्ट कीप द मीडियम इन बिटवीन देम, इनके बीच में मीडियम रख देंगे तो वहाँ पर ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा। जैसा ये बताया मैंने, पुलिस पर्सन अगर खड़े हो जाएंगे तो आपने देखा होगा चौराहे में पुलिस पर्सन अलाउ करते हैं जाने के लिए, वो ट्रैफिक जाम ज़्यादा हो कम हो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन वहाँ पर अलाउ कौन कर रहा है, पुलिस पर्सन कर रहे हैं, और यहाँ पर कौन कर रहा है, फ्री स्पेस कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, अब फ्री स्पेस के लिए रखेंगे तो एफ वैक्यूम लिखेंगे, यहाँ पर एफ वैक्यूम, BAC लिखा है मैंने, तो वैक्यूम मीन्स पूरा टोटल वैक्यूम, यू कैन अंडरस्टैंड। इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 upon R square. So this is the force between the two charges when there is no medium, no medium और free space है जब, तो इसको बोलते हैं F वैक्यूम. कोई मीडियम नहीं है तो फोर्स ये लगेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, and the value of 1/4 एप्सिलॉन नॉट, that value is 9 into 10 to the power 9. Now if you see the unit of this students, तो यहाँ से आप यूनिट इससे पता करेंगे. यूनिट जो होगा 1/f r स्क्वायर विल बी हियर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दिस विल बी द यूनिट ऑफ दिस. यूनिट जो हो जाएगा वैल्यू है. और अगर खाली एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखना है हमने, एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 इंटू 10 to the power -12. नाउ यूनिट आप इसको देखिए, फिर तो यूनिट कैसे देखेंगे यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इधर चले जाएगा तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन देयर इज फ्री स्पेस. अब इसमें कंपैरिजन किया हमने न्यूटन्स लॉ से, दोनों से कंपेयर करेंगे. तो न्यूटन्स लॉ में क्या कहा कि दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, और ये होता है फोर्स, इट मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन. ये आगे कंपटीशन एग्जामिनेशन में इसको बेसिक्स को ढंग से समझिए स्टूडेंट. आपके नीट एग्जामिनेशंस में या फिर वो जो एग्जामिनेशंस आगे AIEEE है, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हैं, उसमें स्टूडेंट इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं. कोई बहुत वहाँ ऊपर गॉड के घर से क्वेश्चन बन के नहीं आते, वहाँ पर इन्हीं से बनते हैं. इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि पूरा वॉच करिए, इसको पूरा वॉच करिए और लिंक भी करिए, पहले वाले से लिंक करके दूसरे का देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा. यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. अदरवाइज फिर आप एक एक खाली थोड़ी थोड़ी देर देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा. और लाइक और सब्सक्राइब तो करते रहिए, ये तो साथ साथ आपको करना ही है, लेकिन इसको वॉच पूरा करना है. अब ये एफ वैक्यूम जब है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अभी मैंने कहा कि अगर इसमें फ्री स्पेस है, अगर कोई नहीं है, जैसे अभी कहा कि ट्रैफिक पुलिस में कोई नहीं है तो फ्री स्पेस है, पुलिस पर्सन नहीं है, ट्रैफिक ओनली मूविंग हियर एंड देयर, तो फ्री स्पेस है. अब अगर वहाँ पर पुलिस पर्सन आ जाएंगे तो अलाउ कौन कर रहा है, पुलिस पर्सन. ऐसे परमिटिविटी इसलिए करें. अब अगर हम यहाँ पर मीडियम रख दें, सपोज एनी मीडियम इज केप्ट देयर, तो मीडियम के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, एफ मीडियम लिख देंगे यहाँ पर. अब यहाँ पर कोई मीडियम, जैसे हम मीडियम अलग अलग रख सकते हैं, ऑयल रख दिया हमने यहाँ पर, या माइका सब्सटेंस आता है. माइका ट्रांसपेरेंट एक सब्सटेंस होता है, मस्ट हैव सीन इन दैट. उसमें देखा होगा ये माइका जो है, आपको प्रेस का जो एलिमेंट होता है उसमें ट्रांसपेरेंट वो लगता है अंदर से, उसको होता है, उसको बोलते हैं माइका. मम्मी वाला माइका नहीं है, ये वाला माइका है. तो एक माइका ये होता है, इसको रख देंगे, माइका रख दें, ऑयल रख दें, या कोई और सब्सटेंस रख दें, अभी आगे पढ़ेंगे डिस्कशन में. तो वहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट. ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बदलेगा, रेस्ट इज सेम क्योंकि डिस्टेंस सेम है, Q1 Q2 सेम है. तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा, खाली एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पर. तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू body charges when there is medium between them or when there is only vacuum between them. This is only F vacuum. तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको इसमें? आपको क्या लग रहा है कि ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम. अब ये जो मीडियम आ गया ये अलाउ कर रहे हैं, जैसे पुलिस पर्सन आ गए तो पुलिस पर्सन अलाउ कर रहे हैं, नहीं थे तो फ्री मीडियम अलाउ कर रहा था. तो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो ये फोर्सेस हो गए. अब इसको हम अगर डिवाइड कर दें दोनों को, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड. तो इफ यू डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो दैट इज एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम. नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो यू नो कि 4/4 गेट कैंसिल्ड आउट, Q1 Q2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. तो एप्सिलॉन विल बी इन न्यूमरेटर एंड इट विल बी इन डिनोमिनेटर. तो दिस इज कॉल्ड
F vacuum upon the ratio of F vacuum upon F medium is equal to epsilon naught upon epsilon. This is called epsilon naught R, means relative permeability बोलते हैं इसको. Epsilon R is called relative permittivity. ये परमिटिविटी पढ़े हैं ना स्टूडेंट्स, इसको जब आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो परमिटिविटी है वहां पर परमिएबिलिटी हो जाता है. सिमिलरली बहुत से चीजें अब इसको आगे को पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव है. अगर आप इसको ढंग से वॉच करेंगे, पूरा सीरियसली वॉच करेंगे तो आपको मैग्नेटिज्म समझने में इजी होगा. बहुत सी सारे ऑलमोस्ट चीजें यही आती है वहां पर. जैसे यहाँ पर चार्ज आ रहा तो वहां पर M1 M2 मीन्स पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा. लेकिन ये एप्सिलॉन आ रहा है वहां म्यू नॉट आ जाएगा, उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं. परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी मीनिंग दोनों का सेम है. परमिटिविटी मीन्स अलाउ करना, परमिएबिलिटी तो अगर आप इसको समझेंगे तो वो मैग्नेटिज्म आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. फिर तो इसे वॉच करिए, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि इसको पूरा सीरियसली वॉच करिए और सब्सक्राइब और लाइक तो करिए ही करके. तो ये रिलेटिव परमिटिविटी F वैक्यूम अपॉन F मीडियम is equal to epsilon naught upon epsilon. This is called epsilon naught R. और now this ratio is also called dielectric constant. कैपिटल के यहाँ स्मॉल के लिखा हुआ हमने, ये स्मॉल के ये भी कांस्टेंट है. तो ये K जो है दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब कैपेसिटर चल के पढ़ेंगे बाद में वहां पर आता है. कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बहुत रोल है वहां पर, उसको पढ़ते हैं. व्हेन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज केप्ट बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स करके आता है वहां पर. तो उसको यहाँ पर इसका यहाँ पर अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अभी क्या कहा हमने, फोर्स वैक्यूम निकाल दिया, फोर्स मीडियम निकाल दिया. इन्हीं का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो उसको अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे, the ratio of the force between the two charges when they are kept in vacuum to the force between the same charges at the same distance when there is any medium between them is called dielectric constant. एक बार और इसको समझ लीजिए. The force between the two charges when they are kept in vacuum, sorry, the ratio से start करूँ. The ratio of the force between the two charges when there is vacuum between them to the force between the same charges when there is any medium is called dielectric constant. तो ये these are the same thing. इसको बहुत प्लीज क्रिटिकली समझिए स्टूडेंट, इसका बड़ा रोल है आगे. ये कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बनते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे या रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं. एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और के का भी आगे रोल है बहुत. इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यहाँ तक इसको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. कूलम्स लॉ है, इसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ दी हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है. ये सब चीजें पढ़ी है इसमें. अब इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है, एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है और 1 एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है. इसको यहाँ से अब नेक्स्ट टॉपिक में इसको आप क्रिटिकली समझिए स्टूडेंट. अभी नेक्स्ट टॉपिक में जब हम इसको पढ़ेंगे कि अब इसमें फोर्स, म्यूचुअल फोर्स बताया मैंने आपको. म्यूचुअल मीन जैसे दो पर्सन खड़े हैं तो एक पर्सन अगर इसको धक्का दे रहा है तो वो दूसरा वाला भी पर्सन दूसरे को धक्का देगा. अगर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, दोनों सेम फोर्स लगा रहे होंगे तो दोनों एक ही प्लेस में होंगे. तो जो म्यूचुअल मीन्स होता है कि जब फाइटिंग होगी तो एक दूसरे को धक्का देंगे जैसे, तो उस समय अगर इक्वल फोर्स होंगे तो कोई हिला नहीं पाएगा एक दूसरे को. तो वो फोर्स म्यूचुअल मीन जितना ये लगा रहा है उतना ये भी फोर्स लगा. हाउ मच फोर्स वन पर्सन इज एक्सर्टिंग ऑन द अदर, द सेम इज एक्सर्टेड बाय वन पर्सन ऑन द अदर. अब यहाँ पर इसको जब हम ये एक्सर्ट कर रहा है, इसमें फोर्स कर रहे हैं, ये भी इसमें एक्सर्ट करता है फोर्स. तो इसको हम कैसे एक्सर्ट करता है, इसको हम ये नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको कैसे फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे हम. और फिर इसके बहुत से जिसमें रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले आप इसको आज सीरियसली वॉच करके इसको पढ़िए और वॉच पूरा करिए. बताया मैंने, पूरी एमबी बढ़ाइए, अपनी ब्रेन की एमबी बढ़ाइए, पॉकेट्स की एमबी बाद में बढ़ाइए जॉब में. तो इसको आप
पूरा देखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देंगे आपको, बताएंगे, और सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं और आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो इतना अगर आप लोगों के समझ में आ गए स्टूडेंट्स, तो इसको लाइक करिए, वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर वी विल मीट अगेन विद द सेम एंथुजियाज्म। ऐसे ही पढ़ने का वो रखिए, इसको और अच्छे ढंग से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप जैसे बेसिक्स क्लियर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा आपके। और थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग दिस फुल वीडियो। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, इसको भी पढ़ेंगे कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे लगता है, इसको डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।